तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार के बारे में आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। हो सकता है आपका जन्म संयुक्त परिवार में हुआ हो या आप अभी भी संयुक्त परिवार में रह रहे हो। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। यूँ तो हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम लोग इसकी परिभाषाएं जानेंगे, मतलब समाजशास्त्रीय अर्थ में इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक गृहस्थ समूह होता है। इसमें एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता और उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे सभी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग जब एक साथ रहते हैं और एक रसोई का बना भोजन करते हैं और तथा सामान्य संपत्ति रखते हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे? हम लोग संयुक्त परिवार कहेंगे। तो के.एम. कपाड़िया क्या कहते हैं? के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि ये कहते हैं पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण मानते हैं। के.एम. कपाड़िया क्या मानते हैं? पीढ़ियों की जितनी ज़्यादा गहराई रहेगी, इसमें संयुक्त परिवार उतना ही बड़ा होगा। तो इस प्रकार का परिवार जो होता है वो एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है ना। आप लोगों ने देख रखा होगा कि एक मालिक मुखिया होता है या एक कर्ता होता है उसमें, संयुक्त परिवार में, और कर्ता ही सारे निर्णयों को लेता है। जितने भी घर से जुड़े जितने भी निर्णय होंगे उन सब में उसकी प्रमुखता होती है। तो इस दृष्टि से भारतीय संयुक्त परिवार को निरंकुश सामाजिक संरचना वाला परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे आप। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा भारतीय संयुक्त परिवार है, ये भारतीय विद्वानों के साथ साथ अनेक विदेशी विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। तो कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। भारतीय समाज शास्त्रियों के अनुसार उनकी जो बुकें हैं वो देखेंगे। कौन कौन सा बुक है? तो सबसे पहले हम लोग के.एम. कपाड़िया की बुक देखेंगे। के.एम. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1955 में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने 1947 में हिंदू किंगशिप ये वाली बुक लिखी थी। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ये जो नोट्स है हमने ए.के. तिवारी से लिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ था, तो हमने पूरा का पूरा इसी से ए.के. तिवारी से ही ले लिया है। तो चलिए अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित एंड रूरल कश्मीर। ये 1965 में किसने लिखा है? तो टी.एन. मदन ने लिखा है। अगला पुस्तक है सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली एंड महुआ। ये किसने लिखा है? ये ए.पी. देसाई लिखते हैं। अगला बुक जो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये 1953 में इरावती कार्वे द्वारा लिखी गई है। तो उम्मीद है आप सभी इतना तक समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम संयुक्त परिवार की कुछ परिभाषाएं हैं जो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इरावती कार्वे के परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इरावती कार्वे ने संयुक्त परिवार की क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में जानेंगे। इरावती कार्वे की बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि एक संयुक्त परिवार जो होता है उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकार रखते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। और ये वाला देखिए, इसमें पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से इरावती कार्वे ने संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं बताई है, ये ऐसे भी पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग एक एक करके ध्यान से देख लीजिए, उसे याद कर लीजिए,
क्योंकि अगर उसमें छोड़ सकता है कि रसोई में पका भोजन भी छोड़ सकता है या संपत्ति का एकाधिकार भी छोड़ सकता है। मतलब इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं संयुक्त परिवार की उन्होंने बताई है। तो इनकी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, चाहे वो स्टेट हो या बीपीएससी टीआरई हो या यूजीसी नेट हो, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनसे जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एम एन श्रीनिवास के अनुसार। एम एन श्रीनिवास के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इस पुस्तक में उन्होंने संयुक्त परिवार की को किस तरह परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं। प्रारंभिक परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, उनसे बड़े होते हैं और सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार में पाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं एस.सी. दुबे के अनुसार। ये कहते हैं कि यदि अनेक मूल परिवार संयुक्त परिवार में रहते हैं, उसमें निकट का संबंध हो और वे एक ही स्थान पर बना भोजन करते हों तथा आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तथा उनके पास सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से एक परिवार उसे कहा जा सकता है। तो इन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने बताया कि निकट का संबंध हो और एक ही स्थान पर बना भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हों और सम्मिलित रूप से एक ही जगह पे रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है एपी देसाई। आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार क्या होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1956 में लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा है, आईपी देसाई ने, कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियां यानी 3 या उससे अधिक के सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा बंधे रहते हैं, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहते हैं। अब बी आर अग्रवाल के अनुसार इन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परिवार और धर्म, पूंजी के सामूहिक विनियोग, लाभ के सामूहिक उपयोग आदि के लिए परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की सत्ता के अधीन होते हैं तथा जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसर पर सामूहिक कोष में से खर्च करते हैं। तो ये इनकी थी परिभाषा। तो इन सारे परिभाषाओं से हम लोग समझ पाए होंगे कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी निकल के आ रही है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी परिभाषाएं बताए हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी विशेषताओं को भी उजागर किया है इन्होंने। तो चलिए इन्हीं आधारों पर हम लोग जानते हैं कि संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। बाकी जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक जो लाइन है, जैसे संयुक्त परिवार के एक ही जगह भोजन बनता है, ये किसने कहा है, एक ही पूजा स्थल होता है, ये किसने कहा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, विशेषता बड़ा आकार। संयुक्त परिवार का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कई पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं, तो इसका आकार तो बड़ा होना स्वाभाविक है। ये 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का मेल होता है संयुक्त परिवार। अब आगे देखेंगे कि सामान्य निवास स्थान। तो कुछ विद्वान जैसे कि मजूमदार या मदन, किंग्सले डेविस या इरावती कार्वे ने सामान्य निवास स्थान को संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण माना है, जबकि आईपी देसाई, जिनकी हम परिभाषाएं देख चुके हैं,
आईपी देसाई सामान्य निवास के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि आधुनिक युग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य एक ही साथ रहें। आपके परिवार में भी होता होगा कि गांव में तो सभी संयुक्त रूप से रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने कार्यों के लिए अलग अलग शहरों में रहते हैं, यानी कि संयुक्त सामान्य निवास स्थान होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा किसने माना है? आईपी देसाई ने। ठीक है, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जब घर पे आते हैं, जब गांव में आते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं और उनकी जो पूजा स्थल होता है वो भी सामूहिक होता है और उसमें उपस्थित होते हैं और बड़ों के आदर, अपने बड़ों के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को वो लोग समझते हैं। तो उस तो भी वो क्या होता है, वो संयुक्त परिवार के ही सदस्य होते हैं। चाहे हमारे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन आते हैं तो सारे के सारे कर्तव्यों का अपना निर्वहन करते हैं। चलिए, अगला विशेषता हो जाता है सामान्य संपत्ति। सामान्य संपत्ति ये क्या होता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है, चाहे उसमें स्वयं अर्जित किया गया है या नहीं। जो भी परिवार में, संयुक्त परिवार में जो जो भी आय है, उस पे सभी का क्या होता है? अधिकार होता है। संपत्ति किसी विशेष की नहीं होती है, वो संपूर्ण परिवार की होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब संयुक्त जो परिवार होता है उसमें एक व्यक्ति जो है वो काम करता है और पूरे परिवार को चलाता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब हमने कमाया है और पूरे सदस्यों में नहीं बांटी जाए। संयुक्त परिवार का मतलब ही होता है संयुक्त आय। तो चलिए अगला देखते हैं, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, तो इस भावना को हम की भावना भी कह सकते हैं ना। सहयोग की भावना को मतलब हम की भावना कह सकते हैं। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए तथा सभी सब एक के लिए, एक जो व्यक्ति होता है वो सबके लिए होता है और सब व्यक्ति एक के लिए होते हैं, ऐसा सिद्धांत लागू होता है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित होता है। अगला देखते हैं, कर्तव्य की प्रधानता। कर्तव्य की प्रधानता, परिवार के संबंध में किसी भी चीज का निर्णय लेने का अधिकार कर्ता का होता है। कर्ता मतलब जो भी हमारे संयुक्त परिवार के मुखिया होते हैं और कर्ता के द्वारा लिए गए निर्णय सभी लोगों को मानना पड़ता है। ऐसा है ना, आप लोगों ने अपने परिवार में देखा है ऐसा? तो औद्योगिकरण, नगरीकरण या आधुनिकीकरण या नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा संयुक्त परिवार में भी प्रजातांत्रिक विचारों का अब समावेश होने लगा है। होता है ना कि नहीं, आप कहेंगे वहीं थोड़े ना होगा, जो मालिक कहेंगे वहीं थोड़े ना होगा, सबका अपना अपना विचार भी होता है। तो वहाँ पे प्रजातांत्रिक विचारों का भी समावेश होने लगा है, जिससे कर्ता की सत्ता क्या होती है, कमजोर पड़ने लगती है। चलिए अगला विशेषता है सामान्य पूजा। संयुक्त परिवार में जो भी सदस्य हैं सामान्यतः एक देवता या देवी की आराधना करते हैं और पितरों की पूजा या पितृ प्रधान परिवार की ये विशेषता है। यह किसकी विशेषता है? पितृ प्रधान परिवार की विशेषता होती है तथा संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में भाग लेते हैं। इस पूजा में सभी जो भी सदस्य हैं वो भाग लेते हैं और दैनिक धार्मिक रीति त्योहार के समय पूजा तथा अन्य जो धार्मिक कार्य होते हैं या उत्सव त्योहार, उसमें संयुक्त परिवार के सदस्य जो है एक साथ मिलजुल करके उसे करते हैं या मनाते हैं त्योहार को। अगली विशेषता हो जाती है सामान्य रसोई। सामान्य रसोई संयुक्त परिवार के सदस्य की एक ये भी विशेषता होती है कि वो एक ही रसोई का पक्का भोजन करते हैं। अगर चूल्हा बढ़ जाए तो हमारे क्षेत्र में क्या कहा जाता है, अलग अलग जब चूल्हा बढ़ जाए तो वो संयुक्त परिवार नहीं रह जाता है, वो एकल परिवार हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वो एक ही रसोई का पक्का भोजन करते हैं। लेकिन यह तब भी संभव है जब सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो अभी हमने बताया था
कि अगर वो लोग बाहर रहते हैं तो लेकिन फिर भी घर में आते हैं तो संयुक्त रूप से खाना होना चाहिए, तभी वो क्या कहाएगा, वो संयुक्त परिवार कहाएगा। चलिए अगली विशेषता है अधिकार और दायित्वों का समावेश। अधिकार और दायित्वों का समावेश। तो संयुक्त परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अधिकारों तथा कर्तव्यों की भावना पाई जाती है। छोटे बड़े जो होते हैं छोटे से को स्नेह देते हैं और उनका समाजीकरण करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को अपने यथासंभव पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि छोटे क्या करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं तथा वो जो कहते हैं उसके अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और इस प्रकार के सहयोग जो होता है संयुक्त परिवार में को क्या और भी वो संयुक्त परिवार को और भी प्रभावी बनाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, परंपराओं की प्रधानता। परंपराओं की प्रधानता। तो संयुक्त परिवार में ऐसा देखा जाता है कि जो भी हमारे दादा परदादा की जो भी परंपराएं चलती आ रही हैं उसको हम लोग जरूर से जरूर निभाते हैं। और अगला हो जाता है तुलनात्मक स्थायित्व। तो जैसे कि एकल फैमिली में ये एकल फैमिली ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, जबकि संयुक्त परिवार में उन सभी लोगों का भी निर्वहन हो जाता है, जो जैसे कि विधवा हो गई या अनाथ हो गया या कोई अपंग हो गया, उनका भी संयुक्त परिवार में क्या हो जाता है, तालमेल बन जाता है, उनका भी आजीवन पर्यंत क्या होता है, उनका भी उस परिवार में सविवश होता है। तो इस तरह वो एकल परिवार के अलावा तुलना में अगर क्या होता है, संयुक्त परिवार अस्थायित्व होता है। चलिए अगला आगे हम लोग देखेंगे अब जनजातियों में कौन कौन से संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। ये तो थी हम लोग जाने अभी तक कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं और इनकी विशेषताएं, लेकिन संयुक्त परिवार को जनजातियों में भी देखा जा सकता है। तो जनजातियों में इन परिवारों को क्या कहा जाता है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसे हम लोग जानेंगे। तो संयुक्त परिवार में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयुक्त परिवार, सबसे पहला है ओका। यह मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। अगर ओका नाम का संयुक्त परिवार पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे कि ये मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाए जाने वाला पितृवंशीय परिवार है। और कुर्ग लोग इसे क्या कहते हैं, नाड कहते हैं। कुर्ग लोग इसे नाड कहते हैं। इसका उल्लेख कौन करता है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इल्लम। ये भी एक संयुक्त परिवार का नाम है, क्या है, इल्लम। ये दक्षिण भारत के नम्बूद्री ब्राह्मणों में पाया जाने वाला एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, ठीक है। और इसकी विशेषता परिवार की इल्लम यानी कि संपत्ति की अविभाजनीयता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार की संयुक्तता को बनाए रखने के लिए, इल्लम को चलाए रखने के लिए सामान्यतः परिवार के ज्येष्ठ लड़का ही अपनी जाति अर्थात नम्बूद्री लड़की से विवाह करता है। अगर ज्येष्ठ लड़के का कोई संतान नहीं रहता है तो उससे जो छोटा लड़का होता है वो अपनी ही जाति में विवाह करके संतान की उत्पत्ति करता है और परिवार के निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए होंगे आप। तो चलिए आगे जानते हैं तारावाड़। तारावाड़ के बारे में लगभग 50% एग्जामों में पूछा जाता है। तारावाड़ बहुत ही फेमस है, ये तारावाड़, ठीक है। तो तारावाड़ क्या होता है कि ये केरल के मालाबार तट पे निवास करने वाली नायर जनजाति में पाए जाने वाला एक मातृवंशीय संयुक्त परिवार है। तो देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तारावाड़ कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। केरल में कहाँ पाया जाता है, तो मालाबार के तट पर। और ये किस जनजाति में पाया जाता है तारावाड़, तो ये नायर जनजाति में पाया जाता है। तो फिर पूछा जाता है कि ये जो नायर जनजाति में कौन सा वंश पाया जाता है, तो मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाया जाता है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन एक ही इससे पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से बहुत एग्जामों में इसे पूछा गया है तारावाड़ को, ठीक है। तो तारावाड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें से इसे छोटी छोटी तारावाड़ इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जब ये संयुक्त परिवार जो है
ये बड़ा हो जाता है तो इसे छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तावछी कहते हैं। क्या कहते हैं, तावछी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि तारावाड़ को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तावछी कहते हैं। और इन तावछियों के तारावाड़ की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका संबंध तारावाड़ के साथ यथावत बना रहता है। आगे देखते हैं किबुट्ज। ये क्या होता है? इजराइल का एक सामुदायिक परिवार है किम्बुटिच। ये क्या होता है? सामुदायिक परिवार है। कहाँ का? इजराइल का। विद्वान जो है इसे इस परिवार को मानने के लिए कर आपस में ये विभाजित हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं मोचांग। मोचांग क्या है? ये गारो जनजाति में विद्यमान मातृवंशीय परिवार है। ये कौन? तारावाड़ भी मातृवंशीय था और ये भी क्या है? मातृवंशीय परिवार है। तो ये मोचांग जो है वो गोरा जनजाति में विद्यमान मातृवंशीय संयुक्त परिवार को कहा जाता है। इसमें उत्तराधिकार जो होता है वो छोटी लड़की को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? छोटी लड़की को प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।